सभी को नमस्कार। साथियों, देखिए, ग्रामर के जो टॉपिक हमारा चल रहा था, तो ग्रामर में हमने वर्ब के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया और ज़रूरत पड़ेगी और हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। कुछ बच्चे ज़्यादातर ये पूछ रहे हैं कि सर टेंस थोड़ा सा शुरू करें, क्योंकि टेंस का जो टॉपिक है, आप देखिए, टेंस का जो टॉपिक है वो 6वीं क्लास से लेकर शुरू हो जाता है। तीसरी चौथी क्लास में भी बच्चों के लिए थोड़ा सा सिखाया जाता है, लेकिन प्रॉपरली वो नहीं सीख पाते। बाकी 10th स्टैंडर्ड पर टेंस का वो रूप बच्चों को सिखाया जाता है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। 10th स्टैंडर्ड पर सभी बच्चों को टेंस का वही रूप आना चाहिए जो किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लें, चाहे पटवारी का ले लें, चाहे हाई कोर्ट का 4th ग्रेड या हाई कोर्ट का क्लर्क का, एनडीए का, और भी बहुत सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, आईएएस का एग्ज़ाम भी आप ले लें, उन सभी में टेंस संबंधी जो एरर के क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से इसके द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं टेंस। तो पहले तो हमें यही जानना है कि टेंस होता क्या है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि टेंस का मतलब टाइम होता है। बच्चों, दिमाग से ये बात निकालें आप कि टेंस का मतलब टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता, थोड़ा सा समझ लें। देखिए, टेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है। टेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। किससे हुई है? टेम्पस शब्द से, जिसका अर्थ होता है टाइम। हाँ, टेम्पस का मतलब टाइम होता है और टाइम से ही टेंस को लिया गया, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं, अर्थात टेंस और टाइम दोनों एक नहीं है। टेंस और टाइम दोनों एक नहीं है, ये हमें थोड़ा सा समझना है। क्यों नहीं है? देखिए, अब यहाँ आप देखो कि टेंस और टाइम दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। आप देखिए, टाइम जो है ये तो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। कैसा है? नेचुरल कॉन्सेप्ट है। जबकि टेंस क्या है? टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। किस तरह से? देखिए, आप हम जानते हैं कि जो टाइम है वो 3 है। एक तो प्रेजेंट का टाइम है जो अभी चल रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं। एक पास्ट का टाइम जो निकल गया, एक फ्यूचर जो आएगा। तो टाइम हो गए 3। ये नेचुरल कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि टाइम में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। टाइम में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ये नेचुरल है। टाइम अपने हिसाब से ही चलता है। जबकि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट टेंस है, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्रिया करते हैं, जैसे जैसे क्रियाएं चलती हैं, उस हिसाब से टेंस में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो अभी मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक, इसी बात को मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ाऊंगा या मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, आई शैल बी टीचिंग। यहाँ देखो, 3 प्रोग्रेस हमने बताई। यहाँ पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, यहाँ जो समय पास्ट में निकल गया उसमें चल रहा है, और यहाँ भविष्य में चलेगा। तो यहाँ देखिए, टाइम जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, उस टाइम का परिवर्तन का प्रभाव किसके ऊपर आया? क्रिया के ऊपर आया। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है, उसके अकॉर्डिंग क्रिया की जो रूप होता है, क्रिया की जो फॉर्म्स होते हैं वो बदलते हैं। तो क्रिया का जो फॉर्म्स बदलती हैं वही टेंस होता है। इसको हम ग्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं, ग्रामेटिकली इसके अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, जबकि टाइम में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है कि टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, जबकि टाइम क्या है? टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमें
याद रखनी है। दूसरी बात देखें, देखिए एक बात और थोड़ा सा इसको समझ लें कि टेंस में जैसे हम एग्जांपल दें कि राम टीचर्स इंग्लिश एवरी डे, ठीक है, राम टॉट इंग्लिश लास्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट दे दें राम विल टीच इंग्लिश नेक्स्ट डे। यहाँ देखो 3 वाक्य दिए हैं, थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ देखो तीनों में सब्जेक्ट हमने एक रखा, ठीक, तीनों में यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट एक है, तो एक तो ये अलग है और दूसरा क्या अलग है, ये टाइम अलग है। इसमें देखो एवरीडे आ रहा है तो ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है और ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तीनों अलग अलग समय है। अब जब समय यहाँ पर अपने हिसाब से चला तो समय का जब चेंज हुआ तो प्रभाव किसके ऊपर आया है, समय का जो बदलाव होता है तो उसका परिवर्तन किसके ऊपर आता है, क्रिया के ऊपर। ना तो सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट पर कोई पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ेगा, वर्ब के ऊपर। तो टेंस में क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग क्रिया अपना रूप बदलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेंस क्या है, टेंस समय के अकॉर्डिंग क्रिया का रूप बदलना है। जैसे जैसे समय अपने हिसाब से चलेगा क्रिया अपना रूप बदलती है, वही टेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम व्हेन द वर्ब चेंजेस इज फॉर्म इज कॉल्ड टेंस। यानी कि समय के अनुसार क्रिया जब अपना रूप बदलती है तो वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो ये तो हमने जनरल इसकी बात थोड़ी सी समझी। अब यहाँ इसकी हम एक डेफिनेशन लिखेंगे। एक बात ये तो आप लिख लेंगे कि टेंस जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन के टेम्पस से हुई है, ठीक है, लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, टाइम। लेकिन टाइम और टेंस दोनों अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि टाइम क्या है, नेचुरल कंसेप्ट है और टेंस क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। जबकि टाइम एक समय को बताता है और टेंस किसको बताता है, समय के अकॉर्डिंग क्रिया के रूप परिवर्तन को बताता है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम इसमें एक डेफिनेशन लेंगे। देखो, टेंस इज द form of a verb which shows the time of an action, and its degree of completeness. देखो टेंस क्या है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया का वह रूप है, ध्यान से समझना, टेंस क्रिया का वह रूप है जो प्रदर्शित करता है किसको, टाइम ऑफ एन एक्शन, क्रिया के समय को। आज पढ़ रहा हूँ, कल पढ़ रहा था, आने वाले कल पढ़ूंगा, तो ये क्या बता रहा है, क्रिया के समय को बताता है। टेंस क्या होता है, टेंस क्रिया का वह रूप होता है जो समय के यानी कि कार्य के क्रिया के समय को बताता है। एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। डिग्री का मतलब होता है स्तर और कंप्लीटनेस का मतलब होता है संपूर्णता। इसको हम कह सकते हैं स्तर या स्थिति, और इसको कहेंगे संपूर्णता। यानी कि टेंस क्या है, टेंस क्रिया का वह रूप है जो क्रिया के क्या है, समय को बताता है और उसके संपूर्णता की स्थिति को बताता है। कार्य चल रहा है या पूरा हो गया, दो स्थिति होती हैं, ठीक है, दो एस्पेक्ट होते हैं परफेक्टिव
और कंटिन्यूस पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको एस्पेक्टिव, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम एक वेस लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा आप सीख जाओगे, उसके बाद एस्पेक्ट भी बताऊंगा आपको मैं और मोड भी बताऊंगा। क्योंकि क्रियाएं जो होती है ना, वर्ब, प्रत्येक वर्ब जो है क्या क्या प्रदर्शित करती है। देखो वर्ब के क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। वर्ब के 3 मोड होते हैं, ठीक है, और ये हम पढ़ेंगे आगे। और वर्ब के 2 वॉइस होते हैं, ठीक है। वर्ब के रूप वर्ब ही है, ये वर्ब के होते हैं, वर्ब के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 मोड होते हैं और 2 वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मोड, ठीक है, और एस्पेक्ट। इनके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा हम ये समझ लें कि क्रिया टेंस किस तरह से बनाती है। तो यहाँ देखें, तो जो एस्पेक्ट होता है वो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस बताता है। 2 एस्पेक्ट हैं, यानी कि कार्य चल रहा है या कार्य पूरा हो गया, इस बात को बताने का काम कौन करता है, टेंस की जो वर्ब की जो फॉर्म है वो करती है। तो ये जनरल सी डेफिनेशन हमें लेनी है। अब डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के आधार पर ही देखो, टेंस के जो हम भेद पढ़ते हैं, आपने सुना होगा इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस, सभी टेंसेस में होते हैं। तो ये किसके आधार पर होते हैं, ये डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के आधार पर होते हैं। ये वर्ब की डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के आधार पर होते हैं, संपूर्णता के स्तर के आधार पर होते हैं कि कार्य किस तरह से पूरा हो रहा है या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक बात तो ये हमें थोड़ी सी समझ लिए, बाकी यहाँ नीचे दूसरा फैक्ट लिखोगे, there are 2 tenses in English language. इंग्लिश लैंग्वेज में 2 टेंस होते हैं। अब मैं बताऊंगा अभी आपको, इससे पहले यहाँ एक बात और लिख लें कि टेंस बराबर टाइम इनटू वर्ब। अभी मैंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि टाइम बदल रहा था और प्रभाव किसके ऊपर आ रहा था, वर्ब के ऊपर। टेंस बराबर टाइम नहीं है, लेकिन टेंस के साथ अगर क्रिया परिवर्तित हो रही है, सॉरी, टाइम के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है तो टेंस बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए अभी जो मैंने बात लिखी कि देयर आर 2 टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश में 2 टेंस होते हैं, ध्यान देना। तीसरा टेंस होता नहीं है, जबकि हम उसको मानते हैं। तीसरा टेंस एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, हमारे द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। फ्यूचर कभी किसी ने देखा नहीं, ना कोई देखेगा, लेकिन फ्यूचर हमारे द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए हम उसको होना मान लेते हैं। जनरली आपको जो कोई क्वेश्चन ये पूछे कि टेंस कितने, तो आप बताओगे टेंस 2 है। थोड़ा सा इस आधार पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हमने अभी देखा था कि टाइम जो है 3 है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, ठीक है। 3 हमारे टाइम हो गए। वर्ब की फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, ठीक है। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि 5 फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म का नाम हम देते हैं प्रेजेंट, दूसरी फॉर्म का नाम हम देते हैं पास्ट, तीसरी फॉर्म का नाम क्या देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। चौथी फॉर्म का नाम क्या देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और 5वीं फॉर्म का नाम क्या देते हैं, इन्फिनेटिव। ये वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, इनके बारे में मैंने वर्ब वाले पार्ट में बताया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंडेफिनिट। यहाँ देखो, इसको V1, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 और ये V5 है, ठीक है। यानी कि ध्यान रखना,
ये तो मूल फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म हो गई, और ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है, थर्ड फॉर्म है। ज़्यादातर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जानते हैं, गो वेंट गॉन। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ये वर्ब में आईएनजी लग के बनती है। जब हम आईएनजी लगाते हैं ना, वो फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। और इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो या तो टू के साथ आती है या अकेली आती है। तो वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। अब यहाँ देखिए टेंस किससे बनता है, वर्ब और टाइम से। तो हमारे पास देखो, ध्यान से समझना, प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट की वर्ब है, ठीक है। तो प्रेजेंट की वर्ब लगा देंगे, तो प्रेजेंट की वर्ब है और प्रेजेंट का टाइम है, तो प्रेजेंट का टाइम और प्रेजेंट की वर्ब लग जाएंगे, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट की हमारे पास वर्ब है, पास्ट का हमारे पास टाइम भी है, तो क्या लग गया, पास्ट टेंस बन गया। अब यहाँ देखो फ्यूचर के लिए कोई वर्ब नहीं है, जबकि फ्यूचर का टाइम तो है। अब फ्यूचर के लिए वर्ब कोई बनी नहीं, फ्यूचर के लिए टाइम तो है, तो यहाँ फ्यूचर टाइम आएगा। और फ्यूचर टाइम को, फ्यूचर में जो होने वाले कार्य हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर एक्शन लगाएंगे। और फ्यूचर एक्शन व्यक्त की जाती है अलग अलग माध्यमों से, वो हम सीखेंगे आगे। फ्यूचर एक्शन को अलग अलग माध्यमों से व्यक्त करते हैं, और उन्हीं में से एक माध्यम बन जाता है विल सेल के प्रयोग से, जिसमें चारों रूप बन जाते हैं फ्यूचर के। इसीलिए हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि फ्यूचर यानी कि टेंस जो होते हैं वो 3 है। हमें ये समझना है कंपटीशन लेवल पर और 10th स्टैंडर्ड पर भी कि टेंस होते तो 2 हैं, लेकिन हम तीसरे टेंस फ्यूचर को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी आवश्यकता के हिसाब से बनाते हैं। इसीलिए फ्यूचर टेंस हमारे द्वारा बनाया जाता है। तो अब जो बनाया जाता है तो फिर हम उसको होना ही मान लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आपके लिए ये आए कि टेंस कितने हैं, तो आप कहोगे 2 होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं इसका कारण मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पर ये हमने जान लिया कि टेंस 2 हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम आगे थोड़ा सा लिखेंगे पीछे। अब यहाँ देखिए, इतना हमने जाना। अब एक बात ये लिख लें कि डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के आधार पर प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। चार भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो हम कहेंगे इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा हम कहेंगे कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हम कहेंगे परफेक्ट, और चौथा हम कहेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलेंगे, अनिश्चित काल। कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्य चलता रहता है, इसमें कार्य अनिश्चित होता है। परफेक्ट टेंस में कार्य पूरा हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ भाग पूरा हो जाता है, कुछ कार्य चल रहा होता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ यानी कि मैंने कुछ तो पूरा कर लिया, कुछ अभी मैं करने वाला हूँ। तो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के आधार पर, मतलब पूर्णता की, संपूर्णता की स्थिति के आधार पर इसमें कार्य अनिश्चित होगा, इसमें कार्य जारी रहेगा, इसमें कार्य पूरा हो जाएगा, और इसमें कुछ कार्य पूरा हो गया और कुछ कार्य आगे चलेगा। तो ये 3, इस तरह से 4 प्रकार हैं किसके, कंप्लीटनेस के आधार पर, और ये प्रत्येक टेंस में लगेंगे। तो ये चारों रूप प्रत्येक टेंस में जब हम लगाएंगे तो टेंस के प्रकार बनते हैं। इसी तरह से अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि प्रेजेंट अगर लगा दें तो प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट यदि लगा दें तो पास्ट के ये 4 हो गए, और फ्यूचर जैसा कि मैंने कहा हम बनाते हैं तो फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर के भी 4 हो जाएंगे। कुल मिलाकर
चारों में हम तीनों लगा दें तो 12 टेंस हमारे हो जाते हैं और हम उसको सीखते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो टेंस हम सीखते हैं ये सभी एक्टिव फॉर्म में होते हैं। एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म का बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था जब मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट सक्रिय होता है, सब्जेक्ट का प्रभाव होता है, जो वाक्य में वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट करने वाला होता है। जबकि पैसिव फॉर्म में वाक्य में दी गई क्रिया को सब्जेक्ट नहीं करता। तो जिस तरह से टेंस एक्टिव में है वैसे ही पैसिव में भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा सीखना हमें आगे है। हम जब एक्टिव में सीख जाएंगे तो उनको पैसिव में बदल सकते हैं, ये आगे की बात है। तो यहाँ सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं पूछूं राम एक अध्यापक है तो राम इज ए टीचर। राम अंग्रेजी पढ़ाता है, राम टीचर्स इंग्लिश। अब यहाँ पर दो वाक्य है हमारे पास, आप ध्यान से देखना। आप बताइए कौन सा टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑब्वियसली आप सभी कहोगे साहब दोनों में प्रेजेंट है, एक सिंपल प्रेजेंट है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जबकि दोनों का नाम ही सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ थोड़ी सी हमें एक बात समझनी है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इज आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे क्या, लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब में क्या जुड़ता है, कंप्लीमेंट। इज एम आर वाज वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब, ठीक। और इसमें क्या आ रहा है, मेन वर्ब। यहाँ तो लिंकिंग वर्ब आ रही है, यहाँ मेन वर्ब आ रही है। तो यहाँ देखो जब सब्जेक्ट कोई कार्य ना करके उसकी स्थिति या अस्तित्व या होना बताया जाता है तो वो उसका जो कंप्लीमेंट है वो लिंकिंग वर्ब से जुड़ता है। अर्थात जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक। और वो किसको जोड़ती है, कंप्लीमेंट को। और मेन वर्ब किसको जोड़ती है, ऑब्जेक्ट को। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में सब्जेक्ट से संबंधित कोई डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो उसमें होता है डिस्क्रिप्टिव। इस टेंस को हम दो रूपों में पढ़ेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और जब वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया की जाती है तो वो कहलाता है फंक्शनल। ध्यान रखना बच्चों, ये बात समझ में आ जाएगी तो आप बहुत अच्छा इसको सीख जाओगे। थोड़ा दिमाग लगाएं। जब सब्जेक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन होता है, सब्जेक्ट का कोई वर्णन होता है, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई जाती है, सब्जेक्ट काम नहीं करता, ठीक, तो वो होगा डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया की जा रही है वो होगा फंक्शनल, ठीक। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, लिंकिंग वर्ब आती है जो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है, जबकि फंक्शनल में मेन वर्ब आती है जो ऑब्जेक्ट को जोड़ती है। तो इतना हमें ये थोड़ा सा समझना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। कल से ये पूरा रेगुलर चलेगा, पहले टेंस ख़त्म करेंगे और उसके बाद आगे की ग्रामर करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि ये जो हम टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये इस टेंस के टॉपिक को देखो, जो अगर 6, 7, 8 के बच्चे समझ पाए तो उनके लिए भी काम का है, नहीं तो 9th क्लास से लेकर 10th, 11th, 12th और आगे की सभी क्लासों में और कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए टेंस का टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि टेंस में क्या है, वर्ब का यूज करना सिखाया जाता है, और वर्ब ही एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो वाक्य बना सकती है। वर्ब के अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अकेला वाक्य बना दे, वर्ब ही अकेली वाक्य बना सकती है, ठीक है। कल थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।